हाँ। ठीक है, तो स्टूडेंट फिजिक्स का हमारे फॉर्मूला पार्ट 1 आ चुका है। फिजिक्स का फॉर्मूला पार्ट 2 देखो, कुछ फॉर्मूला हमारे पास देखो, जैसे फाइव दो प्रकार के फ्लक्स है। एक फाइव एक फाइव जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में भी होता है, फाइव इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में भी होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की बात होगी तो फाइव ई लिखते हैं, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी तो फाइव बी लिखते हैं। तो हमारे पास 12th में यही तो है, चलता पूरा इलेक्ट्रिकल ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑप्टिक्स है, बस तीन ही यूनिट है, सब पड़ेगा लाइट वाला। तो फाइव ई इक्वल होता है ई इंटू ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एरिया है, माने ये क्षेत्र भले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स। किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही है वही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, फाई बराबर डी इंटू ए। जिस प्रकार से ये ई विद्युत क्षेत्र है उसी प्रकार से डी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो एक कुछ तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर देखो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ये में फैराडे का नियम है, ई इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला ऐसा भी होता है, देखो एन डी बाई डी टी, और इस फाई का मान होता है बी ए कॉस थीटा। कहने का मतलब है इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन की ईएमएफ का मान बताओ जब नंबर ऑफ टर्न इतने हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान इतना है, एरिया इतना है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडक्टर के बीच का कोण करंट इतने डिग्री का बनना है, और ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चुंबकीय इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बराबर है डी फाई बाई डी टी, फैराडे का नियम। ठीक है, अगला देखो जैसे फॉर्मूला हमारा होता है कि एक होता है देखो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये गॉस की थ्योरम है। तो गॉस की थ्योरम ये कहती है कि किसी बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश होता है, मतलब कि जो फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/साइलेंट गुना होता है। ठीक है, ये वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन जीरो वैद्युशीलता है। ठीक है, तो कुछ तो फॉर्मूला ये हो गए। उस प्रकार से फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो एक कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम क्या है? F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है, देखो मतलब कूलाम का नियम बताता है दो, जैसे न्यूटन का नियम बताता है कि दो पिंडों या दो ग्रहों के बीच लगने वाला बल F क्या कहता है? न्यूटन का नियम क्या है? F बराबर m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो सेम इसी की कॉपी भी है कूलाम का नियम, लेकिन ये दो पिंडों के बीच बता रहा है उनके द्रव्यमान के हिसाब से बल कितना लगेगा, न्यूटन का नियम। उसी प्रकार से कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच बताता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में आवेशों के, चाहे वो समान हो चाहे असमान आवेश हो, उनके बीच जो बल लगता है वो ये होता है। और वैसे ही दो पिंडों के बीच अगर एक पृथ्वी है एक मंगल है, इन दोनों के बीच जो बल लगता है वो ये है, ये m1 m2 के द्रव्यमान है, ये इनमें आवेशों का मान है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कूलाम ने कहा कि दो आवेशों के गुणनफल के दो बल अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर न्यूटन ने भी कहा कि दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा बल, लेकिन उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। ठीक है, ये तो कूलाम का नियम है। गॉस का नियम आप समझ गए, फैराडे का नियम मैंने बता दिया। अब आ जाओ किरचॉफ पे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक है केवीएल। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होते हैं सारे वोल्टेजों का योग क्या होगा? जीरो। ठीक है, सपोज एक V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होगा? जीरो। ये तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, सारे वोल्टेज ड्रॉपों का योग क्या होगा? जीरो होगा। उसी प्रकार से केसीएल किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, या आने वाली प्लस जाने वाली बराबर जीरो। ठीक है, तो आने वाली और जाने वाली धाराओं का, सपोज I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, और I3 जा रही है, और I4 भी जा रही है। तो आने वाली धाराओं का योग I1 I2 आ रही है, I3 I4 जा रही है, तो आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली। अगर मैं इनको इधर लाऊंगा तो I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस माइनस I4 माइनस सबका योग क्या हो जाएगा? ये कौन कहता है सर? केसीएल। वैसे ही वहां पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा, ये आपका केवीएल हो गया, केसीएल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि E बराबर होता है F/Q। ठीक है, तो E बराबर F/Q होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F/Q होता है F जो है कूलॉम का नियम है, आवेश की जो बल लगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, बटा एक Q ये है तो सपोज ये Q1 है तो Q1 से Q1 कट जाता है तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होता है? V बराबर W/Q। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान V बराबर W/Q, W बराबर F × T होता है। ठीक है, और बटा Q जो तो Q तो है, फिर F का मान क्या होता है? F जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच बल कूलॉम का नियम ही बताएगा। इनटू T है, ये भी दूरी है और ये Q है, तो एक दूरी को इस दूरी से काट देंगे, R भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दूरी से दूर कट जाएगा, एक आवेश को काट देगा, तो हमारा V वोल्टेज बराबर क्या होता है? बिंदु आवेश का वोल्टेज होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। ये वोल्टेज का इस तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है, ये वोल्टेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चेक करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये K क्या है? दो मतलब संधारित्र के बीच रखा हुआ परावैद्युतक इंसुलेटर। ठीक है, तो परावैद्युतक का मान है K, एप्सिलॉन 0 वैद्युतशीलता है, A जो है इसका इन दोनों को इनका क्षेत्रफल है, D इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, उस प्रकार से आगे फॉर्मूला निकलता है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला चेक करते हैं, तो L आता है N N/N⁵I होता है। ठीक है, हमारा जो इंडक्टेंस होता है L उसका मान होता है N⁵I। ठीक है, ये होता है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है EMF का। अगर EMF की बात करें तो E बराबर होता है L/dI/dt। ये फॉर्मूला भी होता है। जब धारा मान दिया हो, इंडक्टेंस का मान पूछा हो, तो E बराबर L/dI/dt भी होता है, L N⁵I भी होता है। अगर मैं L की यूनिट निकालना चाहूँ तो नंबर ऑफ टर्न की फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट वेबर हो गई, वेबर इनटू टर्न अपॉन एम्पीयर, वेबर टर्न पर एम्पीयर। ठीक है, इंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक हो गया। उसी प्रकार से अगर ये म्यूचुअल इंडक्शन की बात करता तो E बराबर M/dI/dt हो जाता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात ये है। यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्मूला जैसे एक धारा घनत्व J बराबर सिग्मा इनटू E, ये होता है। धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A होता है। बस किसी क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही है वो J धारा घनत्व कहलाता है। और धारा घनत्व और ये क्या है? वैद्युत चालकता में संबंध है, चालकता में संबंध धारा घनत्व और संबंध। ये धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध है। ठीक है, इसके बाद अनुगमन वेग की बात आप करते हैं, तो अनुगमन वेग I फॉर्मूला होता है, देखो I NEAV। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये है अनुगमन वेग, ये उसका तार में बहने वाली धारा है, ये उसमें नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, उनका क्षेत्रफल है। ठीक है, किस एरिया में कितने बह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से फॉर्मूला चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस एक जिस प्रकार से इंडक्टेंस होता है, एक रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस को X से दिखाते हैं, तो X दो प्रकार का होता है, XL और XC। ठीक है, उसी प्रकार से Z एक इम्पीडेंस होता है। तो इन सब की यूनिट याद रखो, सब की यूनिट ओम होती है। ठीक है, क्योंकि देखो XL बराबर ओमेगा L है, माने ओमेगा का मान 2πf होता है, तो XL 2πf है, XC जो है 1/2πf है। ठीक है, 1/2πf है। तो Z क्या होता है? Z इन सब का योग होता है। ठीक है, Z होता है देखो R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार से होता है। ठीक हो गया, इन सब की यूनिट ओम है। उस प्रकार से फिर एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात आती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, देखो अन्ना के आगे भी होती है, देखो FR = 1/2π/√L। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद और आगे आ जाते हैं, जैसे कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक है, तो कैपेसिटर की ऊर्जा जो एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, E बराबर होता है 12CV²। ठीक है, उसी प्रकार से इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है 12LI²। इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? 12LI²। ये कैपेसिटर एनर्जी स्टोर है 8CV², इंडक्टर एनर्जी स्टोर है 12LI²। ठीक है,
उसी प्रकार से एक रिलेक्टेंस होता है, जिस प्रकार से अब एक देखो, एक ईएमएफ तो हमें पता है ईएमएफ बराबर क्या होता है एन डी फाई बाई डी टी। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो है विद्युत वाहक बल है, माने कि जो इलेक्ट्रॉनों को ले जा रहा है, वो जो बल लग रहा है वो ईएमएफ है, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक लाइन को भी ले जाने के लिए एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, माने चुंबकीय वाहक बल, ठीक है। तो एमएमएफ का क्या फॉर्म होता है, एमएम बराबर एन इंटू आई होता है। क्या होता है एन इंटू आई, माने कितनी धारा पे एरिया नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई करेंगे तो एमएफ कहलाता है। एमएमएफ की यूनिट आ सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एमएफ की यूनिट बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, चुंबकीय वाहक बल का मात्रा क्या है, तो क्या है फिर एम्पियर टर्न। क्या है, आई का मतलब धारा, एम्पियर टर्न, ठीक है ना। एमएफ की यूनिट एम्पियर टर्न है। उसके बाद आगे पहुंचते हैं, तो एक में जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल फील्ड में रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए भी एक रेजिस्टेंस लगता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रेजिस्टेंस ना करके रिलेक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे दिखाते हैं, तो इसका होता है देखो एन आई बाई फाइव। क्या होता है रिलेक्टेंस का फॉर्मूला, एस इक्वल टू एन आई बाई फाइव। तो रिलेक्टेंस की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, आई माने करंट, एम्पियर टर्न पर वेबर, समझ गए, इसकी यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर। उसी प्रकार से एक चुंबकीय वाहक बल होता है, चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र में लगेगा H, तो H इक्वल टू एन आई बाई एल होता है, मतलब चुंबकन बल बोलते हैं इसको, ठीक है। एमएम तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, चुंबकन बल है, H इक्वल टू इसका फॉर्मूला एन आई बाई एल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से म्यू होता है